नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साइंस मैराथन असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी साइंस के फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 500 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जहरीले प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी को बता दूं, क्लास आपकी मैराथन होने वाली है। लगभग 2-2.5 घंटे की आपकी क्लास होगी क्योंकि 500 प्रश्न है। विस्तार से आपको बताएंगे गाइस, बिल्कुल स्लो स्लो आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। क्लास खत्म होने के बाद आप उसको पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे मेरे प्यारे भाई, क्लास में जितना बेहतर से समझ में आएगा उतना आपको पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए गाइज आप क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ के थ्रू गाइज आप दूसरे तीसरे दिन इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई मेरे प्यारे भाई। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मेरे भाई, हाथों की लकीर भी बदलेगी। बस आप अपने दिल के अंदर उस हौसले को बनाए रखिएगा जिससे आपको गाइस लगातार ऊर्जा मिल रही है कुछ कर दिखाने का, अपने पिता के सपने को फिक्र से फक्र में बदलने का, माता पिता का नाम रोशन करने का, अपने नाम एक सीट कंफर्म करने का, गाइस एक सिलेक्शन लेने का। अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है और अगर आप लगातार उसे ऊर्जा दे रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका इस हौसले को मात दे सके, आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बस आपके अंदर वो हौसला, वो जज्बा होना चाहिए। क्या करने के लिए? एक सीट लेने के लिए, सिलेक्शन के लिए। मेरे प्यारे भाई, आइए आज के इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं गाइस, मैं टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम यांत्रिकी को कवर करेंगे, उसके बाद ध्वनि, उसके बाद ऊष्मा, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद चुंबकत्व और उसके बाद विविध। हम 5-6 चैप्टर को इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो आप क्लास को बाद में भी देख लीजिएगा, लेकिन याद रहे मेरे प्यारे भाई, क्लास को अच्छे से देखिएगा। भले ही आप एक साथ क्लास न देख पाएँ, लेकिन कोशिश करना मेरे प्यारे भाई कि आप क्लास को एक साथ एक ही बैठके में पूरी क्लास देख लें। अगर नहीं देख पाते हैं तो आधे आधे घंटे की क्लास अगर आप करके देखेंगे तो भी आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं गाइस, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ पर सबसे पहले हम यांत्रिकी, एक मिनट, यहाँ पर सबसे पहले हम यांत्रिकी को कवर करेंगे मेरे प्यारे भाई। यांत्रिकी से संबंधित सबसे पहले हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और पहला है कि कार्य का मात्रक क्या है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जूल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूरी का, ठीक है। जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? दूरी का है। अगला, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर द्रव्यमान बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समय का मात्रक क्या नहीं है? मेरे प्यारे भाई, समय का मात्रक जो है वह केवल और केवल सेकंड है। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है सेकंड, दूरी, किलोग्राम और गाइस लंबाई, अगर ये दिए जाते हैं मीटर में तो आप गाइस याद रखना, इसमें प्रकाश वर्ष जो ये समय का मात्रक बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगला है पारसेक जो है या इकाई है। मेरे प्यारे भाई, पारसेक जो है ये दूरी की इकाई हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई याद रखना, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है या क्या है, ये पारसेक ही है, ठीक है। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दूरी की। अगला है ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है? मैं आपको बता दूंगा, इसकी जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं ये अगर आपको टफ लगते हैं, इजी लगते हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं ये आपके गाइस से इजी भी हैं, टफ भी हैं, जो भी आपको लगें। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको कठिन लगते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है मेरे प्यारे भाई? ज्योति फ्लक्स का। राइट हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। अगला आपके सामने, क्यूरी जो है ये किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्यूरी जो है मेरे प्यारे भाई ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई हो जाएगी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव धर्मिता।
अगला है कि दाब का मात्रक क्या है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा पास्कल। मेरे प्यारे भाई मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप पूरी क्लास देखते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हो कितने पेज हैं टोटल, आपके 92 पेज हैं, ठीक है। और अगर आप गाइस पूरी क्लास को देख लेते हो तो ये मैं गाइस दावा कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन आपके फंसने के पूरे चांस हैं। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर दावा नहीं ले सकता हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन हो सकते मतलब यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएगा या इसी क्लास से आ जाएगा, ठीक है। मैं कोई खुदा या गाइस कोई मैं भविष्यवाणी करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, है ना, आप सभी जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपके लिए पूरी जी जान के साथ लगा हूँ, जितनी मैं कोशिश कर पाऊंगा पूरी कोशिश आपके लिए हमारी जारी रहेगी। देखो जो गाइस दाब का मात्रक ये क्या हो जाएगा, पास्कल, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर पास्कल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो कैंडेला जो है ये मात्रक है, तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, राइट हो जाएगा यहाँ पर ज्योति तीव्रता का, ठीक है। कैंडेला जो है किसका मात्रक हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। अगला है कि जूल जो है किसकी इकाई है, तो मेरे प्यारे भाई जूल जो है ये ऊर्जा की भी है, ऊष्मा की भी है और कार्य की भी है, ठीक है। तो जूल जो है ये ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य की इकाई हो जाएगी। अगला मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कब लागू की गई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1971 में। याद रखना मेरे प्यारे भाई, मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये 1971 से लागू की गई, राइट हो जाएगा 1971 से। अगला है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कैलोरी में, ठीक है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं मेरे प्यारे भाई, याद रखना ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला विद्युत मात्रा की इकाई है मेरे प्यारे भाई, विद्युत मात्रा या कहा जाए विद्युत धारा की इकाई जो है ये क्या हो जाएगी, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका एम्पियर, करेक्ट क्या हो जाएगा, एम्पियर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का जो गाइस मात्रक है ये क्या हो जाएगा, डायोप्टर, जिन्हें हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं यहाँ पर गाइस टॉपिक वाइज क्लास कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले हमारा यांत्रिकी में गाइस आपका इकाई और मापन चल रहा है, इसके बाद हम दूसरी टॉपिक को कवर करेंगे, तीसरी टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगला डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए, राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेसिबल जो है गाइस जी किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, राइट हो जाएगा वातावरण में ध्वनि का प्रयोग करने के लिए। अगला है कि एम्पियर जो है गाइस, यहाँ पर ये एम्पियर लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं यहाँ पर पहले स्किप कर देता हूँ। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप आसानी से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो एम्पियर जो है ये नापने की इकाई है, राइट हो जाएगा यहाँ पर करंट, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो धारा, ठीक है। एम्पियर जो है ये धारा मापने की इकाई है, विद्युत धारा मापने की इकाई हो जाएगी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, राइट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये आपका हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता का मात्रक। अगला है कि एक खगोलीय इकाई जो है यह संबंधित है, मेरे प्यारे भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं, या जिन्हें आप कहते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मेरे प्यारे भाई खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है। अगला आपके सामने इसमें वेक्टर मात्रा कौन सी है, या फिर कहा जाए तो आपसे कहा जा सकता है मेरे प्यारे भाई इसमें सदिश राशि कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश राशि आपकी कौन सी हो जाएगी, बल, क्योंकि गाइस मैंने इसकी ट्रिक भी आप सभी को बता रखी है। जो बल है गाइस इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, विषुवत बल, यानी विस्थापन आपका हो जाएगा गाइस वो, और आपका वेग हो जाएगा, और बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सभी जो है गाइस आपके वेक्टर मात्रा हो जाएगी, या फिर कहा जाए तो सदिश राशि आपकी हो जाएगी। अदिश राशि इसमें कौन सी है, तो ऊर्जा हो गया आपका मेरे प्यारे भाई, ये आपकी अदिश राशि है, और समय आपका अदिश राशि है, आयतन आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है, कार्य आपका अदिश राशि हो जाएगा, चाल आपकी अदिश राशि हो जाएगी, ये सभी जो है गाइस ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, या फिर कहा जाए तो अदिश राशियाँ हो जाएंगी। अगला पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा द्रव्यमान, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो द्रव्यमान यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला है कि बीमा MLT के पावर -2 ये किसके अनुरूप है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो डायमेंशन आपका दिया गया है MLT की पावर -2, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये किसके अनुरूप है। राइट हो जाएगा यहाँ पर बल या फिर कहा जाए तो फोर्स। अगला आपके सामने एक लड़की झूले पर बैठी है और उसकी बैठी स्थिति में ही झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो दोलन का आवर्तकाल है या टाइम पीरियड है ये कैसा हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कम हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कम हो जाएगा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने घूर्णन करती हुई एक गोल पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय बेग पर प्रभाव कैसा होगा। मेरे प्यारे भाई घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर, मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये मेज लिखा है, ठीक है, गोल मेज, और वह कैसी कर रही है, घूर्णन कर रही है। मान लीजिए ये गोल मेज है और ये गाइस इस प्रकार से घूर्णन कर रही है। अगर इस पर आप आकर के बैठ जाते हैं तो जो उसका गाइस कोणीय बेग होगा या मेरे प्यारे भाई कहा जाए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कम हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी चली हुई वस्तु के बेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या फिर उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो है या जो गाइस काइनेटिक एनर्जी है ये 4 गुना हो जाएगी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 गुना। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों। मेरे प्यारे भाई किसी पिंड और भार में देखो यहाँ पर जो गाइस द्रव्यमान है, याद रखना गाइस द्रव्यमान जो है ये कभी भी बदलता नहीं है। चाहे गाइस आप इस द्रव्यमान को चंद्रमा पर ले जाए, मंगल ग्रह पर ले जाए, शुक्र या फिर कहा जाए बुध ग्रह पर, आप कहीं भी लेकर जाएंगे मेरे प्यारे भाई द्रव्यमान परिवर्तित होने वाला नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान एक नियत राशि है। और मेरे प्यारे भाई भार जो है इसमें अंतर होता रहता है, भार जो है गाइस परिवर्तनीय होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे गाइस जो चंद्रमा पर भार जो है ये 1/6 होता है, आपने देखा ही है ना। तो गाइस जो भार ये परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ये सदैव स्थिर रहता है। अगला है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, या जो है ये कौन सा नियम है। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई ये है कि अगर आप किसी भी वस्तु में, अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, या अगर कोई भी वस्तु गाइस स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, या जो नियम है मेरे प्यारे भाई यह न्यूटन का पहला नियम है, जिन्हें हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम हो जाएगा यहाँ पर आपका ये। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है ये कैसा होता है। तो गाइस किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा ये बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। राइट हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती। अगला है कि न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन लिखा है मेरे प्यारे भाई, ये ट और ना लिखा है, ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल कैसा होगा। मेरे प्यारे भाई हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ, आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के गति विषय का जो तृतीय नियम है, ये नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक नाम की वस्तु है और ये बी नाम की एक वस्तु है। अगर आप ए वाला गाइस बी पर फोर्स लगाएगा या इसको ढकेलेगा, तो ये बी वाला भी इसको इतना ही धकेलेगा जितना कि ए वाला इसको धकेलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई कहा जाता है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये कहा जाता है कि बंदूक जो है जब इसको दागा जाता है तो वो पीछे हटती है, पीछे की ओर झटका देती है, किस नियम पर आधारित है। तो ये न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम पर ही आधारित है। अगर कहा जाए कि जमीन पर चलना, ये किसके नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम पर ही आधारित है। अगर कहा जाए गाइस कि नाव से जमीन में कूदना, सॉरी नाव से गाइस पानी में कूदना, तो ये भी न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित है। अगर कहा जाए कि रॉकेट जो ये किसके नियम पर आधारित है, तो ये भी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। हालांकि संवेग संरक्षण होगा, लेकिन वो भी आपका न्यूटन का तृतीय नियम ही होगा, ठीक है। तो याद रखना। अगला आपके सामने प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है या जो है। मेरी प्यारी भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जो है यह न्यूटन का गति विषय का कैसा नियम है, तृतीय नियम है। अभी मैंने आप सभी को बताया। राइट हो जाएगा न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम, जो भी बता रहे हैं न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जल में तैरना न्यूटन की गति विषय के किस नियम के कारण संभव है। राइट हो जाएगा तृतीय नियम। अभी मैंने आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई, आपने देखा ही।
अगला कि कोई पिंड तब तक विरावस्था में ही बने रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य करता है। यह जो है ये कथन किसका है? अभी आपको मैंने बताया मेरे प्यारे भाई, ये कथन किसका हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन का हो जाएगा, जो कि न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम इसको संबोधित करता है। तो कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा या तब तक कोई गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन का यह कथन है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका न्यूटन। अगला मेरे प्यारे भाई कि किसी पिंड उस गुणधर्म को कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। बताइए इसका सही आंसर, फटाफट देखो। सही आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई इनर्शिया, या फिर जिन्हें आप कहते हो जड़त्व। सही आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं, या न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। न्यूटन का जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जो न्यूटन का तृतीय नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। राइट होगा यहाँ पर, न्यूटन के पहले नियम की बात आपसे कह रहा है तो सही हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपके सामने गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता हुआ जाता है? मेरे प्यारे भाई, जो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल है इसके कारण गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है गाइस जी आगे बढ़ते हुआ जाता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये जो है किस नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम या न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित हो जाएगा। अगला आपके सामने चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो इसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये कहा जाता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसका कारण क्या है? जब गाइस चलती हुई बस कहा जाएगा तब आप कहेंगे गतिशील जड़त्व। अगर आपसे ये कहा जाता है कि अचानक रुकी हुई बस को जब एकाएक प्रारंभ किया जाता है या एकाएक चलाया जाता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, सॉरी पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तब आप कहेंगे वो स्थिरता जड़त्व के कारण होता है। और ये पूरा का पूरा आधारित है न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम पर। तो यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी मैंने आप सभी को बताया कि न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम, या फिर कहा जाए गाइस तो ये हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सही आंसर हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण। जो भी बता रहे हैं संवेग संरक्षण बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। मेरे प्यारे भाई, अश्व या फिर कहा जाए घोड़ा या कहा जाए रेलगाड़ी या कहा जाए कोई ट्रेन या कोई भी गाड़ी गाइस अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर देती है तो उसमें जो बैठे यात्री हैं या अगर अश्व चलना प्रारंभ कर देता है जो उसमें गाइस सवार होते हैं अश्वरोही, उनके गिरने की आशंका का कारण गाइस है वो हो जाएगा आपका विश्राम का जड़त्व। सही आंसर हो जाएगा आपका विश्राम जड़त्व। अगला आपके सामने, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे करके पकड़ता है? मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसके कारण गाइस बॉल जो है या गेंद जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, और उसका संवेग जो है गाइस ये क्या हो जाएगा, आवेग जो है कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तो उसको चोट जो है ये बिल्कुल नहीं आएगी। बल गुणनफल जो है किसका? मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है क्या है गाइस, ये दर्शाता है F=ma, यानी जो बल है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यानी मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट इज फोर्स। राइट हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन द्रव्यमान गुण त्वरण बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो है कैसा हो जाता है? तो देखो, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो उसके शरीर में जो गाइस भार है ये घट जाता है, और मात्रा जो है ये अपरिवर्तित रहती है। मात्रा अपरिवर्तित रहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जो उसका द्रव्यमान है ये कैसा होता है, अपरिवर्तित रहता है। मैंने अभी आप सभी को गाइस सबसे पहले ही बताया था कि जो मात्रा है या गाइस कहा जाए जो द्रव्यमान है ये सदैव स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन भार जो है गाइस ये परिवर्तनीय होता है, यानी भार जो है ये परिवर्तित होता रहता है। अगला आपके सामने, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमारे जी का मान जो है कैसा होगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जो है कैसा होता है, बढ़ता है। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर बढ़ता है। अगला है कि शरीर का वजन जो है कैसा होगा? मेरे प्यारे भाई, शरीर का वजन जो है ये ध्रुवों पर कैसा होता है, अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, आखिर क्यों?
देखो, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग इसलिए लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है गाइस, ये पृथ्वी के तल की तुलना में मतलब अति अल्प होता है, यानी बहुत कम होता है गुरुत्वाकर्षण। इसकी वजह से ऊंची छलांग लगा सकता है। 20 किलोग्राम वजन को जमीन के अंदर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य कैसा होगा? 0 जूल होगा। क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, 20 किलोग्राम वजन है और जब गाइस उसे केवल और केवल पकड़े रहा गया है। अगर पकड़ गाइस उसे कहीं हम गतिशील में कर रखते तो आपका हो जाता है मेरे प्यारे भाई, कुछ कार्य किया जाता है। यानी 0 जूल होगा, यानी कोई कार्य ही नहीं किया जा रहा है। अगला आपके सामने, एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है मेरे प्यारे भाई। अगर आप देखो, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कार्य का मतलब क्या होता है गाइस, कि विस्थापन। कार्य का मतलब क्या होता है? विस्थापन। क्योंकि जब तक विस्थापन होगा नहीं तब तक कार्य होगा नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, कोई मेज रखी हुई है, अगर आप मेज को धक्का दे रहे हैं, अगर मेज वहां से तनिक भी हिल डुल नहीं रही है, या मेज अगर वहां से अपना कुछ भी गाइस परिवर्तन नहीं करती है, अपनी जगह नहीं बदलती है, तो आप कितना भी गाइस मेहनत कर लें लेकिन आपका कार्य नहीं माना जाएगा। वैसे भी गाइस, कार्य अगर कोई दीवार है और अगर आप उस दीवार या दीवार पर गाइस अगर आप अपने हाथ की मुक्के से या गाय से किसी भी चीज़ से अगर आप उसे धक्का देते हैं और अगर दीवार गिरती नहीं है, दीवार विस्थापित नहीं होती है, तो मतलब आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि विस्थापन ही है मेरे प्यारे भाई, उसी को ही कहा जाता है कार्य। तो कोई भी कार्य यहाँ पर आपका नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर कहीं भी वर्तनी में गलती है या वर्तनी गाइस शुद्ध रूप से नहीं लिखी गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि गाइस तेजी से टाइप किए गए क्वेश्चंस हैं, तो गाइस थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। वैसे तो गाइस मैंने कोशिश की है हर संभव गाइस बहुत ही स्पष्ट लिखने की। हालांकि क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्तनी गलत हो सकती है, लेकिन वर्तनी तो आप समझदार हैं। हिंदी तो गाइस आप जानते हैं, हिंदी में आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं वर्तनी आपकी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता बढ़ाने के लिए। अगला आपके सामने पीसा की जो गाइस ऐतिहासिक मीनार है, ये तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, आखिर क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये आधार से होकर जाती है, इसी के कारण वो जो मीनार है ये नहीं गिरती है। अगला आपके सामने, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई याद रखना, जाड़े की रातों में या फिर कहा जाए अगर गाय सबसे अधिक ठंडी होती है, तो आप सभी जानते हैं गाइस कि पानी जो है ये जम जाता है, और जब पानी गाइस अपना ठोस आकार ले लेगा तो उसमें आयतन में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ठोस होता है मेरे प्यारे भाई, इसका आयतन एवं आकार जो है निश्चित होता है। और जब गाइस पानी जो है या गाइस कहा जाए जल जो है ये जब जम जाएगा तो इसका आयतन जो है ये निश्चित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो गाइस पाइपें हैं ये फट जाती हैं। तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की पाइपें फट जाएंगी। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, आखिर क्यों? बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा जमने पर जल का आयतन या पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो बॉटल है गाइस से जमने पर टूट जाएगी। अगला आपके सामने, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान गाइस 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो मेरे प्यारे भाई इसका सही हो जाएगा, आयतन जो है पहले घटेगा और फिर एकाएक बढ़ेगा। राइट हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार जो है कितना है? सही हो जाएगा आपका, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? बस वही मेरे प्यारे भाई, आपने अभी बहुत लगभग गाइस से पिछले 5-6 क्वेश्चन में आपने देखा ही। गाइस मैंने आपको बताया कि जब तक कोई वस्तु या जब तक कोई भी चीज़ या कोई भी पिंड स्थिर रहता है और वह स्थिर रहेगा, या कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाय बल या बाय फोर्स कार्य नहीं करता है। तो राइट हो जाएगा, गति का पहला नियम इस पर लागू होगा, सही आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। अगला आपके सामने, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना आखिर कठिन होता है, क्यों? देखो, मैं आपको बता दूं गाइस, आप भले ही आपको क्लास बोरिंग थोड़ी बहुत लग सकती है क्योंकि गाइस आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। क्यूज होते तो आपको गाइस थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन क्यूज में आपका टाइम वेस्ट होगा गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी होती क्लास।
इसकी वजह से मेरे प्यारे भाई हमने क्यूज नहीं लिया, केवल और केवल वन लाइनर क्वेश्चन को ही चूज़ किया। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, आपकी क्लास जो है ये थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें आपके 500 क्वेश्चन है, 500 से भी अधिक है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है मेरे प्यारे भाई कैसा होता है, कम होता है। और अगर घर्षण या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो निश्चित है कि चलना कठिन होगा। अगला कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बस वही मेरे प्यारे भाई थोड़ा घुमाया गया, क्योंकि बर्फ जो है और जो पैर है गाइस, इसके मध्य घर्षण बल जो है ये रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है, क्यों? मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला आपके सामने, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर कैसा होगा? सही आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका कारण है मेरे प्यारे भाई कि लोहे का घनत्व जो है ये पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है। इसकी वजह से लोहे की कील पारे में तैरती रहती है जबकि पानी में डूब जाती है। अगला है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ह्रास होने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, और ये कमी जो है ये कितनी कमी होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा, जो पानी विस्थापित होता है उस पानी के भार के बराबर उसके भार में ह्रास होता है और उसके भार में कमी आती है। अगला है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, आखिर क्यों या फिर क्योंकि? क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। इसकी वजह से गाइस बर्फ जो है ये पानी में तैरती रहती है जबकि अल्कोहल में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि गाइस पारे का घनत्व जो है ये स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। सही आंसर होगा, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? मेरे प्यारे भाई, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कुछ वर्तनी थोड़ी बहुत गलत लिख गई है, तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी समझते हैं मेरे प्यारे भाई लगभग 500 के अधिक क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो गाइस थोड़ा तेज़ से गाइस टाइप करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर वर्तनी में कहीं गलती हो गई है तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आप समझदार हैं, आप अपनी वर्तनी को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है लिखा है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन गाइस ये हाय लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर इस प्रकार से वर्तनी में गलती हो रही है तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। अगला है कि पानी का घनत्व जो है ये अधिकता कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। सही आंसर हो जाएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है मेरे प्यारे भाई ये अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें बदलाव जो है ये नहीं होता है। अगला आपके सामने, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों? सही आंसर हो जाएगा, समुद्री पानी का घनत्व जो है ये साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। अगला, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी, या फिर जिन्हें आप कहते हो घनत्व। मेरे प्यारे भाई, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण जो है क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन घनत्व बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? सही आंसर हो जाएगा उसका 10वां भाग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? यहाँ पर ये मोटी लिखा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई
थोड़ा समझना, यहाँ पर ये मोटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बांध के नीचे की जो दीवार है ये मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है ये बढ़ता है। गाइस मुझे लगता है कि अगली बार से जब मैं आपकी मैराथन क्लास लूँगा तो मुझे खुद टाइप करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, टाइप नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस गलती काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, तो इसकी वजह से अगली बार मैं टाइप खुद करूँगा। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो है कैसा होता है, घट जाता है। अगला आपके सामने, चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पानी का वेग जो है ये अधिक होने से उसका दाब जो है मेरे प्यारे भाई घट जाता है। अगला कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्योंकि निचले तल का दाब जो है ये अधिक होता है, और निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो है ये घटता जाता है। इसकी वजह से भारी हिमखंड या बड़े-बड़े जो पर्वत है गाइस, बड़े-बड़े हिमखंड होते हैं, वो ऊपर से ना होकर के बल्कि नीचे की सतह से पिघलना शुरू होते हैं। अगला कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि गाइस क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब जो है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी नहीं होती है। अगला, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, आखिर क्यों? सही आंसर हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाता है, जिसकी वजह से बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाएगा तो टुकड़े आपस में कैसे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो मैं कोशिश करूंगा कि आपका लगभग 1.5 घंटे में ही पूरी क्लास खत्म हो जाए, या और भी जल्दी क्लास खत्म होने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु जो है गाइस, ये छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, जिसकी वजह से गाइस आंधी आने पर जो दाब या गाइस या फूस की या टीन की जो हल्की छतें होती हैं ये उड़ जाती हैं। अगला, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है ये कम हो जाए। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कैसा होगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन ना हो, लेकिन अगर उसका रेडियस या उसकी त्रिज्या 1% कम हो जाए और पृथ्वी के तल पर जो है जी का मान है ये कैसा होगा? सही आंसर हो जाएगा, जी का मान जो है ये 2% बढ़ जाएगा। अगला है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100% सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। अतः उबलने का गाइस जो बिंदु है ये नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही तापमान पर पानी उबलने लगता है। अगला, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है कैसा होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है गाइस ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? सही आंसर हो जाएगा, घर्षण की कमी के कारण। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा? अगर वायु दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो ये संकेत करता है कि तो मौसम जो है गाइस ये तूफानी होगा। अगला आपके सामने, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे का जो आमाप है गाइस ये वृद्धि होगी इसमें। सही आंसर हो जाएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। अगला, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब जो है गाइस ये घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना अधिक कठिनाई महसूस होती है। अगला कि जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों? क्योंकि गाइस वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है ये निम्न हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अगला, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो उड़ान से पहले हवाई जहाज जो है ये दौड़ मार्ग पर इसलिए दौड़ाया जाता है ताकि वो कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए अपना वायुदाब भर सके। सही आंसर हो जाएगा, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगला, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? सही आंसर हो जाएगा, वायुदाब घट जाने के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? सही आंसर हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है ये बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाने की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। अगला, सूर्य का ऊर्जा पर निर्माण होता है। सही आंसर हो जाएगा, सूर्य पर ऊर्जा का जो गाइस नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला है कि डायनेमो जो है ये परिवर्तित करता है। सही आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो गाइस ये प्रकाशीय ऊर्जा में होता है, याद रखना। अगला आपके सामने, जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में क्या पाया जाता है? मेरे प्यारे भाई, इस पदार्थ में पोटेंशियल एनर्जी या फिर कहा जाए स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है। देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करता हूँ गाइस आपके कम समय में क्वेश्चंस कवर हो जाएं, इसलिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपका टाइम वेस्ट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए गाइस मैं बहुत तेजी से बढ़ता हूँ। अगला है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, बल्कि इसमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, गतिज ऊर्जा जैसे आपका नदी में बहता हुआ जल या फिर सड़क पर चलती हुई कार, इसमें गाइस गतिज ऊर्जा होगी, मतलब गाइस जिसमें गति होती है उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और गाइस ये जो खींचा हुआ धनुष है इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा कैसी होगी? जब गाइस ये मतलब चलायमान वस्तु की गति जो है ये दोगुनी होगी, उसका वेग दोगुना होगा, तो जाहिर से कि उसकी गतिज ऊर्जा या उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि उसका वो दोगुना होता है। के बराबर 1/2 mv² होता है इसका फार्मूला। नेक्स्ट है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों होती है? क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो है ये गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, जिसकी वजह से सीढ़ी पर चढ़ने में हमारी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अगला आपके सामने, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार गाइस द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। अगला आपके सामने, स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पास्कल के नियम का। अगला, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? बैंक की गई मतलब होता है मेरे प्यारे भाई की ऊपर की ओर उठाई होती हैं, थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं। इसका कारण हो जाएगा रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रण बल प्राप्त किया जा सकता है। इसकी वजह से रेल की पटरियों को गाइस घुमावदार या मोड़ पर गाइस थोड़ा उठाया जाता है, थोड़ा तिरछा किया जाता है। अगला, कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों नहीं झुकता? क्योंकि गाइस अगर वह झुक जाएगा तो गुरुत्व केंद्र जो है ये आधार के अंदर बना रहेगा, जिससे वह गिरने से बच जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। मेरे प्यारे भाई, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ये बात जो लिखी गई है बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। अगर आपको गाइस कामयाबी चाहिए तो आपके अंदर एक खटखटाने नामक की ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर हौसला साहस होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, एक सीट आपकी कंफर्म जरूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 101 है कि कोई साइकिल सवार किस मोड़ से घूमता है तो वह? मेरे प्यारे भाई, कोई भी साइकिल सवार अगर वह किसी भी मोड़ से घूमेगा तो वह अंदर की ओर झुकता है, जिससे वह गिरने से बच जाएगा। अगला है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम जो है ये किस कारण से अलग हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा आप केंद्रीय बल के कारण। मेरे प्यारे भाई, जो दूध है अगर इसे हम अच्छे से ढंग से मथेंगे तो उसमें से जो गैस क्रीम है या मक्खन है किस कारण से अलग हो जाती है? तो अब केंद्रीय बल के कारण अलग हो जाएगी। अगला, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? सही आंसर हो जाएगा आप केंद्रण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, बहुत तेजी से मैं क्लास ले रहा हूँ, सोचता हूँ कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसीलिए आप पूरी क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, इस पर गैस अणुओं का प्लान वेग जो है या उनसे वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है, इसकी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, नेट इंजन जो गाइस जेट इंजन है, यहाँ पर जेट लिखा हुआ है, जो जेट इंजन है ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला आपके सामने, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि कोई भी रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए? या फिर मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कहा जाता है प्लान वेग का मान कितना होता है, तो याद रखना प्लान वेग का मान जो है मेरे प्यारे भाई यह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो ये प्लान वेग का मान होता है, या पृथ्वी तल से किसी भी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई भी रॉकेट जो है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उसे फेंका जाएगा या फिर गाइस उसे छोड़ा जाएगा।
अगला भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है ये कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 घंटे का। अगला आपके सामने, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा? जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी पिंड को हम पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो पिंड दोबारा पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, वो अंतरिक्ष के पार चला जाएगा, जिसकी वजह से गाइस वो पृथ्वी पर लौटने की उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से गाइस इसे प्लान वेग कहा जाता है। अगला आपके सामने, यदि किसी पिंड, वही गाइस क्वेश्चन है अगला, कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? गाइस अगर एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार जो है गाइस ये परिवर्तित होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि गाइस मैंने अभी आप सभी को पहले ही बता रखा है कि जब गाइस किसी भी पिंड को या किसी भी चीज को अगर कहीं भी गाइस पृथ्वी से बाहर ले जाया जाता है, पृथ्वी से दूसरे ग्रह में ले जाया जाएगा तो केवल और केवल उसका भार ही परिवर्तित होगा, द्रव्यमान जो है ये परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। अगला, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है ये कैसी होगी? गाइस जो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी, कौन? तो वो हो जाएगी जो गाइस बाहर गिराई गई गेंद है। अगला आपके सामने है कि जब एक लिफ्ट से किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम हो जाता है तो लिफ्ट जो है ये कहाँ जा रही होगी? गाइस तब लिफ्ट जो है ये त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही हो। अगला, कि एक तुल्यकारी या किसी तुल्यकाली उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है लगभग कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका 36,000 किलोमीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, आखिर क्यों? क्योंकि पर्वतों पर जो गाइस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ये कम हो जाता है, जो गाइस गुरुत्वीय त्वरण है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा किसी भी पहाड़ी पर अधिक उछलती है। अगला, यदि किसी पृथ्वी गाइस कहा जाए यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? गाइस वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। अगला आपके सामने, लोलक का आवर्तकाल जो है गाइस ये कैसा होता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार लंबाई है उसकी। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इकाई दोलन में गाइस लगा हुआ समय है बढ़ जाता है, इसकी वजह से लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला आपके सामने है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा? जब किसी भी सरल लोलक की लंबाई जो है मेरे प्यारे भाई 4% बढ़ा दी जाएगी तो उसका जो टाइम पीरियड है या आवर्तकाल है कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। अगला है कि किसी लोलक की अगर लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कैसा होगा? 2 गुना होगा मेरे प्यारे भाई। वही क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 परसेंटेज में दर्शाया गया, यहाँ पर गुणे में दर्शाया गया, कोई मतलब बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाई, वही क्वेश्चन है। अगला आपके सामने, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि कैसी होगी? अगर हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे गाइस तो उसकी जो गाइस समय अवधि हो या फिर उसका जो आवर्तकाल है कैसा होगा? बढ़ जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस p² 2m, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता से। अगला आपके सामने, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? गैस तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो गैस पृष्ठ तनाव है जल से कम होता है। अगला, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण। अगला, कि एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने के लिए होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला आपके सामने, कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्यों? क्योंकि गाइस ये मच्छरों को भगाता है, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो केरोसिन वाला है मच्छरों को भगाता है, इसीलिए गाइस पानी में जो गाइस जमे हुए पानी है इसमें मिट्टी के तेल डाले जाते हैं। अगला, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। अगला है मेरे प्यारे भाई, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक अबालक गेंद को हवा से सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में ही गिरेगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकनी बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम
बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा? सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। अगला कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव कैसा होगा? तो डिटर्जेंट डाला जाएगा या फिर साबुन डाला जाएगा, पृष्ठ तनाव जो है मेरे प्यारे भाई ये घट जाता है। अगला आपके सामने कि संवादक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि मेरे प्यारे भाई सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अगला आपके सामने आंतरिक यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्व ही नहीं होता है। अगला आपके सामने यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसमें चलने वाले जल की सतह की ऊंचाई कैसी हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा आधी रह जाती है। अगला आपके सामने सहायता की इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका पॉइज। सहायता की इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई? पॉइज हो जाएगी। अगला कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव से ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई कैसी होगी? तो सही आंसर हो जाएगा कम व्यास वाली केस नली से अधिक होगी। अगला आपके सामने लैंप की बत्ती में तेल जो है किसके कारण ऊपर उठता है? सही आंसर हो जाएगा तेल में गैस जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसकी वजह से। और ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे भाई केशोकत्त क्रिया के कारण भी ये ऊपर उठता है। अगला पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज जो है तैरता रहता है, इसके किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगर आपसे पूछा जाता है आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे तो याद रखना मेरे प्यारे भाई आर्किमिडीज जो है ये ग्रीस देश से संबंधित थे। अगला आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा उत्प्लवन या फिर कहा जाए तो प्लवन के नियम से। सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का नियम जो है मेरे प्यारे भाई ये प्लवन के नियम से संबंधित हो जाएगा। अगला आपके सामने जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत जो है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया। आर्किमिडीज आपका बिल्कुल सही होगा। ध्रुव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से भी संबंधित ये भी क्वेश्चन आपका हो जाए। अगला है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है तो अपनी आयतन के बराबर। अगर वह अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो नाव जो है गाइस वो डूब जाएगी। अगला है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई ग्रीस देश से संबंधित हैं। मैंने अभी आप सभी को बताया है, ठीक है। इस पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एग्जाम गुरुजी भाई एवं से टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को देख लेना। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। सही आंसर हो जाएगा असंचक बल के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, अब देखो यहाँ पर गाइस मैंने यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं गाइस यहाँ पर ध्वनि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, फिर हम गाइस अगले टॉपिक को कवर करेंगे। ध्वनि संबंधी पहला क्वेश्चन है गाइस आपका, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती है। देखो गाइस यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके मेरे प्यारे भाई बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। तो मेरे प्यारे भाई अब हम ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 50-60 क्वेश्चन ये भी कवर कर लें, उसके बाद हम अगली टॉपिक कवर करेंगे। एक एक करके हम 500 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है गाइस ये कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, याद रखना, ठीक है। अगला आपके सामने कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है ये होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से कम। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रस्रव्य तरंगे वह ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कैसी होती है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्रस्रव्य तरंगे वह होती हैं जिनकी ध्वनि तरंगे जो गाइस हैं या जिनकी जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई प्रस्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा कैसी होती हैं। जो प्रस्रव्य तरंगे हैं ये मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती, याद रखना। प्रस्रव्य तरंगे हैं मेरे प्यारे भाई ये केवल और केवल चमगादड़ों के द्वारा सुनी जा सकती हैं, ठीक है, याद रखना। अगला आपके सामने है कि प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाल्टन ने। किसने बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। अगला आपके सामने है कि शिखर परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डेल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। अगला आपके सामने कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगों को, अल्ट्रासोनिक वेव को। अगला हो जाएगा ध्वनि का दोगा तारत्व है ये किस पर निर्भर करता है। ये तारत्व लिखा है, ठीक है, इसके लिए माफ करना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है।
तारतम्य जो है गाइस जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगला कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्राश्रव्य तरंग का। अगला, मनुष्यों को ध्वनि कंपन की अनुभूति जो है ये किस आवृत्ति सीमा में होती है? सही आंसर हो जाएगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि गाइस वायुमंडल की अनुपस्थिति है, इसकी वजह से चंद्रमा पर गाइस धरातल से जो दूर विस्फोट है ये हमें सुनाई नहीं देगा। अगला, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं, आखिर क्यों? क्योंकि गाइस वे तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जिसका वह नियंत्रण करती हैं। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाएगा तो ध्वनि की चाल कैसी होगी? मेरे प्यारे भाई, वायु में जो ध्वनि की चाल है ये 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दाब बढ़ाकर दोगुना, तीन गुना, चार गुना, 10 गुना कुछ भी कर दिया जाए, क्योंकि दाब पर निर्भर ही नहीं करता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही आपका रहेगा। अगला है कि आपके सामने द्रव्यों में से ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है। गाइस यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा किस में करती है। आप सभी जानते हैं कि ध्वनि जो है गाइस ये ठोस में सबसे अधिक मात्रा में गति करेगी, तो यहाँ पर आपका स्टील जो है ये ठोस हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण? क्योंकि गाइस जो प्रकाश की चाल है ये ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इसकी वजह से गाइस से जब बरसात का मौसम होता है तो प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और उसकी जो गड़गड़ाहट है ये बाद में दिखाई देती है। अगला, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला कि ध्वनि तरंगे सबसे अधिक तीव्र गति से चलती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ठोसों में। अगला आपके सामने कि ध्वनि का भिन्न भिन्न माध्यमों में, मेरे प्यारे भाई, ध्वनि का भिन्न भिन्न माध्यमों में जो गाइस इसका मतलब कहा जाए वेग है ये भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। अगला आपके सामने कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा में, क्योंकि लोहा आपका ठोस होता है। अगला गाइस की वायु में ध्वनि का वेग जो है कैसा होगा? वायु में ध्वनि का वेग जो है गाइस ये तापमान घटने से घट सकता है, याद रखना। अगला आपके सामने पराध्वनिक विमान उड़ सकते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला आपके सामने कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से वह उन्हीं के परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग या मैक संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो वायुयान के वेग के संबंध में मैक संख्या का या मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है। अगला, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डेसिबल में। अगला आपके सामने कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा लगभग 30 से 40 डेसिबल तक होती है गाइस साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता। अगला है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? तो गाइस किसी भी मशीन या दुकान से आने वाले शोरगुल के संगत होगा। अगला कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? सही आंसर हो जाएगा ध्वनि के तारत्व लक्षण के कारण, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का जो तारत्व है मेरे प्यारे भाई ये कैसा होता है? अधिक होता है। अगला कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? सही आंसर हो जाएगा बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। अगला आपके सामने स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ का गाइस जो आवृत्ति है या जो तारत्व है ये कैसा होता है? अधिक होता है। अगला आपके सामने यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल ध्वनि की गुणवत्ता ही पता चल सकती है। अगला है कि ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा लगभग 95 डेसिबल। अगला है कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा हवाई जहाज की उड़ान भरने पर गाय ध्वनि प्रदूषण जो है सबसे अधिक होगा। अगला कि नज़दीकी आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है, इसका कारण है? सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? सही आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवण। अगला है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? क्योंकि गाइस की जो उसमें स्थित ध्वनि है या ध्वनि ऊर्जा है ये सिर्फ एक ही दिशा की ओर इंगित करे, जिससे गाइस जो वो पुकार रहा है जिसको उस तक आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। अगला है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए।
अगला प्रतिध्वनि का कारण है, सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि कहलाता है। अगला कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व गाइस और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर होनी चाहिए। अगला कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है कि रडार की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंग के परावर्तन पर ही। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो इसका लगभग 10वां भाग होना चाहिए। अगला कि अच्छे ऑडिटोरियम को दीवारें, छत व फर्श किसी भी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास या फाइबर आदि से ढके रहते हैं गाइस, इसका उद्देश्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोका जा सकता है। अगला आपके सामने ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो वह गाइस 1 सेकंड का 10वें भाग तक। अगला है कि ध्वनि तरंगी किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन के कारण। अगला है कि गाइस की एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, लगभग 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। अगला है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि जो है गाइस ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला आपके सामने गाइस प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो है गाइस ये परावर्तन के कारण उत्पन्न होगी। यहाँ पर आपका परावर्तन जो है गाइस ये फील होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा नौ संचालनों द्वारा। अगला है कि अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच जो संबंध का प्रतिपादन है ये किसने किया। सही आंसर हो जाएगा सबिन ने। मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर ध्वनि से संबंधित 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 150 मैंने कंप्लीट किया मेरे प्यारे भाई यांत्रिकी से, मतलब हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। अब हम चल चुके हैं मेरे प्यारे भाई प्रकाश नामक टॉपिक से, ठीक है। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। अगला प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। अगला का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका हाइगेंस के द्वारा। तरंग सिद्धांत जो है मेरे प्यारे भाई ये किसके द्वारा दिया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा ही दिया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि मिलती है। सही आंसर हो जाएगा ध्रुवण की। अगला प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसने की। सही आंसर आपका हो जाएगा मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। अगला किसने सबसे पहले यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। सही आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी ने। अगला मेरे प्यारे भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो है किसने किया। सही आंसर आपका हो जाएगा आइंस्टीन ने। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। सही आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवण में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा उसका विवर्तन कहलाता है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के सिद्धांत। अगला कि प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है। सही आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं। सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किन्होंने ज्ञात किया, किसने ज्ञात किया। सही आंसर हो जाएगा रोमन ने। अगला आपके सामने प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका निर्वात में। अगला मेरे प्यारे भाई कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति है कैसी हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा वैसी ही रहती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। मेरे प्यारे भाई जल में जो गाइस प्रकाश की चाल है कम, कांच में उससे अधिक, हीरा में सबसे अधिक होगी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड तक के लगभग समय लगते हैं। अगला सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा उसका क्रीट या फिर कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय ये कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा 460 सेकंड। अगला आपके सामने सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है गाइस ये पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला आपके सामने सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। सही आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो गाइस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उथला हुआ या उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये घटना हमें प्रतीत ऐसी होती है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पानी से लटका
लटके हुए बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। यानी गाइस पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। राइट होगा यहाँ पर आपका अपवर्तन के कारण। अगला है कि जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। सही होगा अपवर्तन विवर्तन व पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला आपके सामने कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई दिखती है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला आपके सामने कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह गाइस अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरण करता है। इंद्रधनुष बनने का कारण वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला आपके सामने कि एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है जहां यह वास्तव में है किसी समृद्धि के कारण? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में चला जाए तो। अगला है कि चटका हुआ कांच चमकीला, यहाँ पर ये चमकीला लिखा हुआ है ना कि चटकीला। गाइस चटका हुआ कांच है जो टूटा हुआ कांच है मेरे प्यारे भाई, ये चमकीला प्रतीत होता है। सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला आपके सामने मरीच का एक उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका 7 रंग होते हैं। विवग्योर के नाम से इनके क्रम को याद रखते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। अगला है कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? सही आंसर हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन। अगला आपके सामने है कि मृग तृष्णा जो है ये उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा विवर्तन का। अगला है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति कैसी होगी? मेरे प्यारे भाई जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है ये समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसकी वजह से गाइस प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो वो गाइस धूल के कारण क्यों होता है? ऑप्शन धूल कण वाला बिल्कुल सही होगा। अगला मेरे प्यारे भाई कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो गाइस सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला उनको दिखाई देगा। अगला कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस की भांति। अगला है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का जो है प्रकीर्णन है ये सबसे कम होता है। मेरे प्यारे भाई अब हम कवर कर लेते हैं गाइज कुछ यहाँ पर आधुनिक भौतिकी से संबंधित क्वेश्चंस को। अभी आपकी 1 घंटे की क्लास हुई मेरे प्यारे भाई और इसमें हमने लगभग 250 अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग आपके 200 क्वेश्चन और बचे होंगे मेरे प्यारे भाई, वो भी हम कवर करने वाले हैं। बहुत जल्द आपका वो भी खत्म हो जाएगा। 48 पेज टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 92 पेज थे मेरे प्यारे भाई जिसमें आपके 1-2 पेज एक्स्ट्रा भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो गाइस छड़ है ये धनावेशित हो जाती है, याद रखना। अगला कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन सा नियम हो जाएगा? कूलाम का नियम हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कैसा होगा? चौगुना हो जाएगा, याद रखना। अगला कि समान आवेशों में होता है, सही आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण या फिर जिन्हें आप कहते हो विकर्षण। अगला जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ जो है कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अगला कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है गाइस वस्तुओं का आवेशन। अगला है कि आप कार में जा
रही हैं। यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य या दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है ये कौन सा नियम है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा कूलाम का नियम। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा आप क्लास को लाइक कर दो मेरे प्यारे भाई। एक बार आप सभी मित्र पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सभी मित्र पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला आपके सामने है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदु के बीच के गैस को जो गैस का होता है उन बिंदुओं के बीच को उनको हम विभवांतर कहते हैं। अगला कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला आपके सामने सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सही आंसर हो जाएगा आपका चांदी, बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अति चालक का लक्षण है। सही आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता। अगला ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं वह कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा अर्धचालक कहलाते हैं। अगर उसमें कुछ विसंगतियां या गाइस उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाएं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गाइस या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अगला आपकी ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ताप बढ़ाएंगे गाइस तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन विद्युत चालकता जो है कैसी होती है, घटती है। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन वैद्युत चालकता कैसी होगी, घटेगी। अगला कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है मेरे प्यारे भाई ये निम्न होती है तांबा की। अगला आपके सामने आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती। यदि वे समान विभव पर हों तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। अगला प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा। अगला कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है, इसका कारण है क्योंकि गाइस यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि से चली जाएगी। नेक्स्ट है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग किया जाता है। अगला एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। सही आंसर हो जाएगा एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है ये कैसा होता है मेरे प्यारे भाई, शून्य होता, सॉरी अनंत होता है। अगला किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। मेरे प्यारे भाई याद रखना किरचॉफ का फर्स्ट नियम है या प्रथम नियम है। अगला आपके सामने की प्रतिरोध का मात्रक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ओम। जो भी मित्र यहाँ पर ओम बता रहे हैं ये प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। अगला आपके सामने कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो याद रखना समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि उसका नियम जो है मेरे प्यारे भाई ये ओम का नियम हो तो ठीक है, ये ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसके में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, यह नियम जो है गाइस ये ओम का नियम हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, तो उसकी प्रतिरोध जो है मेरे प्यारे भाई उसका 16 गुना हो जाएगी। अगला आपके सामने ओम का नियम किसको परिभाषित करता है, तो धारा एवं वोल्टता को। अगला विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, तब तार का प्रतिरोध कैसा होगा? मेरे प्यारे भाई उसकी तार की लंबाई कितनी है, L मीटर है। अगर उसे खींचकर 2 गुना यानी 2L मीटर कर दिया जाता है तो उसके तार का प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा। अगला आपके सामने अपने एक सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघट्ट होता है। सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है शुष्क सेल मेरे प्यारे भाई कैसा होता है, कि प्राथमिक सेल होता है, याद रखना। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा उन्हें हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को हम गैल्वेनाइजेशन या फिर कहा जाए तो जस्ताकरण कहते हैं। अगला कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है।
यह नियम जो है ये कैसा है? यह नियम जो है गाइस ये फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। सही आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। अगला, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है किसका है? सही आंसर हो जाएगा ये ओम का नियम हो जाएगा। अगला आपके सामने फैराडे का नियम जो है किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन से। अगला कि एक फ्यूज तार का उपयोग जो है किसके लिए होता है? सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के। अगला आपके सामने कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार जो है ये उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कैसा होता है? कम होता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक जो है गाइस कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अगला, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग जो है ये किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फ्यूज का सिद्धांत जो है ये गाइस विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। याद रखना, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अगला, फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो गाइस टिन और सीसा के मिश्र धातु का फ्यूज का तार जो है ये बना होता है। अगला, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन सा गुण समूह में होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा कम लंबाई, निम्न गलनांक और मिश्रित धातु वाला पतला तार। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये किस तत्व से बना होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा टंगस्टन का। अगला आपके सामने बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में गाइस वायु तेजी से प्रवेश करती है। इसकी वजह से गाइस आवाज जो है ये तेजी से मुझे प्रतीत होती है, तेजी से सुनाई देती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकल जाती है? सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन जो है गाइस ये तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। अगला है कि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों? क्योंकि गाइस जो ट्यूब है इसमें विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला, CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो CFL लैंप है इसकी तुलना में CFL का जो है गाइस ये कम ऊर्जा सक्षम है, ठीक है। तो LED लैंप की तुलना में CFL जो है ये कम ऊर्जा सक्षम होता है, इसीलिए। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई अब हम चलते हैं कुछ चुंबकत्व से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। अस्थायी चुंबक जो है किसके बनाए जाते हैं? याद रखना मेरे प्यारे भाई इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला, अस्थायी चुंबक जो है किसके बनाए जाते हैं? तो याद रखना नर्म लोहे के अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अगला है कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि गाइस इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये अधिक धारण क्षमता होती है, यानी कि गाइस से चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ये अधिक होती है। अगला, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो कैसा होगा? तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए ये एक चुंबक है, अगर इसको यहाँ से कट कर देंगे गाइस तो एक चुंबक ये हो जाएगा और दूसरा चुंबक ये हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम इसे कितने भी इसके टुकड़े कर दें तो उतना ही चुंबक ये बनता हुआ चला जाएगा। कि ये चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो दोनों किनारों पर सबसे अधिक आकर्षण शक्ति होगी। अगला आपके सामने है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में आकर्षण शक्ति जो है ये सबसे कम होती है। अगला कि चुंबकीय क्षेत्र का जो गाइस मात्रक है ये कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है ये गॉस होता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कैसा होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है मेरे प्यारे भाई ये वेबर होता है। अगला कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है गाइस ये नहीं है। सही आंसर हो जाएगा तांबा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन जो है गाइस ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा उसे डोमेन कहा जाता है। अगला आपके सामने अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, सही आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। अगला है कि मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में।
अगला आपके सामने चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में। कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? सही आंसर हो जाएगा पीतल, यहाँ पर एक अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी जो गाइस धारण क्षमता है ये अधिक होती है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मैंने गाइस बहुत फास्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और अभी आपके बहुत क्वेश्चन है वो भी मैं फास्ट ही कंप्लीट करूंगा। आप गाइस से थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिएगा, क्लास की आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला है कि कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है गाइस? तो तांबा यहाँ पर अनुचुंबकीय होगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कोण कहा जाता है। कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? एल्यूमिनियम जो है मेरे प्यारे भाई चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। कौन प्रति चुंबकीय? सही आंसर हो जाएगा आपका विस्मित। अगला एक शक्तिशाली चुंबक तो केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता, उसे कहा जाता है एक शक्तिशाली चुंबक। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा उसे नमन कोण कहा जाता है। अगला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? तो गाइस ये ओरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था। अगला है कि ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अगला मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। सही आंसर हो जाएगा 18 डिग्री का। अगला एक स्थिर चुंबकीय हमेशा दर्शाता है तो उत्तर से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण दिशा को। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई फ्लक्स जो है ये घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात जो है ये किसके माध्यम या फिर किसी माध्यम में होता है? सही आंसर हो जाएगा उसकी पारगम्यता के माध्यम में। अगला वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है या अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अगला चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो याद रखना सदैव या उत्तर की ओर संकेत करेगी। अगला कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ये बताता है। तो मेरे प्यारे भाई विद्युत चालक में बल की दिशा तथा चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? देखो मैं आप सभी को पहले बता दूं मेरे प्यारे भाई कि मैंने कम समय में क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और लगभग कवर भी हो जाएंगे। 63 तक मैंने कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे भाई। लगभग आपके 30 पेज और बचे होंगे, एक पेज में आपके 6-7 क्वेश्चन होते हैं। तो ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, याद रखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री का। अगला मेरे प्यारे भाई की एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। याद रखना एक स्थिर चुंबक जो है गाइस ये उत्तर से उत्तर दिशा और दक्षिण से दक्षिण दिशा हमेशा दर्शाएगी। अगला है कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम या फिर किसी माध्यम में होता है, किस माध्यम में होता है? सही आंसर हो जाएगा उसकी पारगम्यता के माध्यम में। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय सुई जो है गाइस ये सदैव उत्तर की तरफ संकेत करेगी। अगला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दिशा बताते हैं। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप बताए। वैसे भी आप जानते हैं कि फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, उन्होंने दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दिया। मेरी प्यारी भाई बाएं हाथ का नियम क्या है? वो है गाइस कि विद्युत चालक में बल की दिशा जो है ये जब चालक का चुंबकीय क्षेत्र होगा गाइस उसी तरफ होती है बल की दिशा, फोर्स की दिशा। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जनित्र का गाइस निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जनित्र आपका बिल्कुल सही होगा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत इसको किस किससे से संबंधित करता है? सही आंसर हो जाएगा गाइस डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है कि डायनेमो के कार्य करने के सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अगला विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर। मेरे प्यारे भाई फैराडे के नियम पर आधारित है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका फैराडे, ठीक है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है ये बनाने के लिए कौन से अधिक उपयुक्त होते हैं पदार्थ? दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि ट्रांसफार्मर का जो गाइस क्रोड होता है पटलित क्रोड होता है, आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्लास 12th में पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर की कार्य संरचना।
तो उसमें आपने देखा हो मेरे प्यारे भाई पटलित क्रोड का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में, है ना। तो ट्रांसफार्मर में जो है गाइस पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए कौन से पदार्थ अधिक उपयुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई नर्म लोहा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, नर्म लोहा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यहाँ पर ये सिद्धांत लिखा है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ करना मेरे भाई, ये थोड़ा सिद्धांत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है या अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला ट्रांसफार्मर क्या है, तो गाइस ये एसी वोल्ट को घटाने या फिर बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। यानी गाइस ये कहा जाए तो कुल मिलाकर के वोल्टता के विभव में परिवर्तन करने के काम आता है ट्रांसफार्मर। सही होगा आपका एसी वोल्ट को घटाने या बढ़ाने के काम आता है। लेंस का नियम जो है किससे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा लेंस का नियम जो है मेरे प्यारे भाई ये ऊर्जा संरक्षण से, यहाँ पर ये ऊर्जा लिखा है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करना इसके लिए। सही होगा यहाँ पर आपका ऊर्जा संरक्षण, जो भी बता रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा। मेरे प्यारे भाई वैसे भी आप जानते हैं कि चुंबक का कुल मिलाकर के दो ही ध्रुव होते हैं, लेकिन अगर कोई तीसरा ध्रुव होता है तो उस तीसरे ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहा जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है किस दिशा में विस्तृत होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण से उत्तर दिशा में, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। जो वीडियो यहाँ पर बता रहे हैं दक्षिण से उत्तर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि लोहा का जो क्यूरी ताप है ये कितना होता है। सही आंसर होगा आपका 780 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट हो जाएगा 780 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। गाइस ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, सही आंसर क्या होगा आपका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी पदार्थ जो हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। यहाँ पर आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। सही आंसर होगा आपका 0 डिग्री। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लगभग गाइस आपकी 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे, ठीक है। और लाइक तो कर ही दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी है, आप इतने समझदार हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, सदैव एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। सही आंसर होगा एक दूसरे, यहाँ पर दूसरे लिखा है लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भी ये दूसरे है, ठीक है। अगला आपके सामने दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। सही आंसर होगा आपका चुंबक की शक्ति के लिए गाइस हम दिक् सूचक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दिक् सूचक का केवल और केवल प्रयोग होता है गाइस तो वो होता है दिशा का पता लगाने के लिए, इसीलिए इसका नाम दिक् सूचक भी पड़ा है। अगला आपके सामने गाइस यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं गाइस कुछ जो मॉडर्न फिजिक्स है या कहा जाए आधुनिक भौतिकी है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आगे हम कंप्लीट करेंगे विविध से संबंधित, यानी गाइस कहा जाए तो विविध से संबंधित क्वेश्चंस को, और इसके बाद आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई विविध मतलब गाइस मॉडर्न फिजिक्स में या कहा जाए आधुनिक भौतिकी में पहला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु में जो नाभिक होते हैं उस नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। सही आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एंड उसके बाहर गाइस चारों तरफ से मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, आप सभी जानते ही हैं। अगला, न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। सही आंसर होगा आपका जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, अस्थायी कण है। अस्थायी का मतलब है मेरे प्यारे भाई जिसका कोई भी अस्थायी ना हो, यानी जो अस्थायी ना होता हो उसे अस्थायी कहा जाएगा। सही आंसर होगा न्यूट्रॉन जो ये अस्थायी कण होता है। लेज़र बीम सदा होती है मेरे प्यारे भाई, लेज़र बीम जो है ये सदैव अपसारी बीम होती है। अपसारी बीम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक कहलाती है मेरे प्यारे भाई, लेसर या लेजर कहा जाए, आपका बिल्कुल सही। अगला, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ऐड कर लिया जाएगा 4, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एंडरसन।
जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एंडरसन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में जो गाइस न्यूक्लियस होते हैं या फिर कहा जाए जो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या मात्र एक होती है। और गाइस हाइड्रोजन को अमारा तत्व भी कहा जाता है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। मेरी प्यारे भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर होगा आपका जे और थॉमसन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से थॉमसन लिखा जाएगा, यहाँ पर थॉमसन लिखा है तो थॉमसन आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश 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 होती है। मेरे प्यारे भाई किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या, यहाँ पर ये परमाणु लिखा है, ठीक है, किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, याद रखना नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो गाइस उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाएगी। अगला आपके सामने, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो सदैव आप सभी जानते हैं परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मेरे प्यारे भाई ये नाभिक के भीतर होते हैं, यानी नाभिक के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सही आंसर होगा आपका नाभिक के भीतर, जो भी ये नाभिक के भीतर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो 1 यूनिट ऋणावेश वो वहन करेगा। सही आंसर होगा आपका 1 यूनिट ऋणावेश। अगला है कि समस्थानिक परमाणुओं में, मेरे प्यारे भाई समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है ये सदैव समान रहती है। याद रखना अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है तो उन्हें कहा जाएगा समस्थानिक परमाणु, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, मेरे प्यारे भाई समस्थानिक वह होते हैं जिनका गाइस जो परमाणु भार है ये भिन्न भिन्न हो लेकिन जो इसका परमाणु क्रमांक है ये समान हो, उन्हें ही कहा जाता है आपका मेरे प्यारे भाई समस्थानिक, ठीक है। अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और परमाणु भार अगर समान है तो उन्हें कहा जाएगा समभारिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, मेरे प्यारे भाई यहाँ पर थोड़ा समझना, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें कहा जाएगा आइसोटोप। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होने क्या कहा जाएगा। अभी मैंने आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई कि जिसमें द्रव्यमान संख्या या फिर कहा जाए गाइस जो उसकी द्रव्यमान भार है ये अगर समान है गाइस तो उन्हें कहा जाएगा समभारिक। बिल्कुल सही होगा आपका। अगला, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न उन्हें क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। अगला, किसी तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व के सबसे अधिक स्थानिक होंगे, समस्थानिक होंगे, मेरे प्यारे भाई सही आंसर होगा आपका पोलोनियम। बिल्कुल सही होगा आपका पोलोनियम। अगला, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें कहते हैं, सही आंसर होगा आपका समस्थानिक। हर एक प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक प्रकार से घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप हर एक प्रकार से समझने की कोशिश किया करें। अगला, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और मेरे प्यारे भाई कई छोटे छोटे नाभिकों को जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सही आंसर आपका होगा नाभिकीय विखंडन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हमारी फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि परमाणु बम में क्या सिद्धांत कार्य करता है। इसका गाइस जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में गाइस नाभिकीय विखंडन सिद्धांत जो है ये कार्य करेगा। नाभिकीय विखंडन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो है गाइस ये किस सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत के आधारित पर रिएक्टर बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। मेरी प्यारे भाई जब परमाणु बम आपसे कहा जाएगा तब आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन, जब हाइड्रोजन बम आपसे कहा जाएगा तब आप कहेंगे नाभिकीय संलयन। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है किसके द्वारा बनाया गया था, याद रखना फर्मी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, फर्मी। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल यहाँ पर लिखा हुआ है, यही आपका टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आप आसानी से पा सकते हैं। अगला कि सबसे प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आर्गन विधि से। करेक्ट हो जाएगा आपका कि आर्गन विधि से। अगला है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही होगा आपका। नाभिकीय रिएक्टर में और परमाणु बम में क्या अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में गाइस जो श्रृंखला है ये अभिक्रिया नियंत्रित होती है।
अगला आपके सामने गाइस यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम का गाइस रहना अनिवार्य माना जाता है। जर्कोनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा। मेरे प्यारे भाई अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका जो द्रव्यमान है ये लगभग हीलियम के परमाणु के बराबर होता है, ये आप याद रखना। अगला कोबाल्ट 60 की आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। मेरे प्यारे भाई याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन के नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाएगा कैडमियम का या फिर कहा जाए तो बोरान का। यहाँ पर ये बोरान लिखा हुआ है, ना कि बोरोन। यहाँ पर ये बोरान लिखा हुआ है, ठीक है, बोरान यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन है कि परमाणु जो पाइल है इसका प्रयोग होता है तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की है। मेरे प्यारे भाई मैंने कई बार आप सभी से रिक्वेस्ट किया है, फिर से एक बार कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिम्मेदारी आपकी है, मेहनत आपके लिए ही करते हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके साथ ही लगी है। मेरे प्यारे भाई मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाए और इसीलिए मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ। स्पीड नहीं बढ़ी है मेरे भाई, मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ गाइस, स्पीड से बोल रहा हूँ ताकि कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाए। हमें उम्मीद है गाइस कि लगभग हम आपके बहुत ही कम समय में 500 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। लगभग 4-5 टॉपिक भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अगला, और नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा, बिल्कुल सही होगा आपका। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाइस संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसकी वजह से नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश 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 की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मेरे प्यारे भाई रेडियो कार्बन डेटिंग का गाइस कहा जाए तो जीवाश्म या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जीवाश्मों की सहायता से उसकी उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। जीवाश्मों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर क्या है, तो गाइस भारी पानी का तालाब। भारी पानी मेरे प्यारे भाई परमाणु रिएक्टर होता है, आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, सही आंसर होगा आपका यूरेनियम के द्वारा, राइट होगा आपका यहाँ पर यूरेनियम, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई नाभिकीय संलयन द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि कल्पक्कम के फर्स्ट ब्रीडेड टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के प्रयोग में लाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका गलित सोडियम। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, सही आंसर होगा आपका मंदक के रूप में किया जाता है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है आपके सामने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये किसका निष्कर्ष है, सही आंसर हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सही आंसर होगा आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट है आपके सामने एक प्रकाश से विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई, अब देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मेरे प्यारे भाई अब आपका स्टार्ट हो चुका है विविध से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। और विविध को कंप्लीट करने के बाद हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गाइस हमने 400 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम गाइस 100 क्वेश्चन इसमें विविध से कंप्लीट कर लेंगे और आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जिनको विश्वास नहीं है वो गाइस देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया कितने क्वेश्चन आपके मेरे प्यारे भाई, 150 क्वेश्चन मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 200 हो गए। उसके बाद मैंने फिर से 50 कंप्लीट किया, आपके गाइस 250 हो गए। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई हमने 43 क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक में मैंने 53 क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। एक एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे भाई। अब आपका 100 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, 100 आपका विविध में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, सही आंसर हो जाएगा यश चंद्रशेखर ने। अगला हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, सही आंसर हो जाएगा आपका व्रिकवेट ने। अगला आपके सामने दूरबीन का आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे भाई, गैलीलियो के द्वारा किया गया था, राइट होगा आपका गैलीलियो ने। रडार के आविष्कारक कौन थे, सही आंसर होगा टेलर एवं यंग। सही आंसर क्या होगा आपका, टेलर एवं यंग रडार के आविष्कारक थे। अगला गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ही मेरे प्यारे भाई हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया। अगला नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया है, जिन्होंने खोज की थी। मेरे प्यारे भाई जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और जो गाइस नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने गाइस डायनामाइट की खोज की थी, आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।
तो डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपके सामने तड़ित चालक के आविष्कार कौन है, या तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा आपका जे एल वेयर्ड, बिल्कुल सही होगा जे एल वेयर्ड, बिल्कुल परफेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वैज्ञानिक उपकरण का नाम है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है मेरे प्यारे भाई ये दूध की शुद्धता को मापता है। याद रखना कि दूध में कितना पानी है और कितना दूध है। दूध और पानी का पानी अलग करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि गाइस चाहे जितना आप लैक्टोमीटर लगा लो लेकिन पानी वाला ही आपको दूध मिलेगा, शुद्ध दूध नहीं मिल सकता। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे भाई? रॉन्टसन के द्वारा किया गया था। रॉन्टसन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो उत्प्लवन के नियम का सिद्धांत की खोज किसने की? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। जो गाइस यहाँ पर उत्प्लवन का नियम है ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे। टेलीस्कोप की खोज किसने की, या फिर कहा जाए दूरबीन की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? गैलीलियो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे भाई? हवाई जहाज की जो आविष्कारक हैं ये कौन है? राइट ब्रदर्स हैं, राइट ब्रदर्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गैस इंजन की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा आपका डैमलर। गैस इंजन की जो गाइस आविष्कारक है या खोज करता है यह है डैमलर। नेक्स्ट है आपके इस मेरे प्यारे भाई, इसके पहले थोड़ा एक मोटिवेशन हो जाए। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरे प्यारे भाई अगर आपके अंदर मुश्किलें हैं, अगर आपको गाइस सिलेक्शन में मुश्किलें आ रही है तो ये समझ जाओ गाइस ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। और अगर आप इन मुश्किलों से जीत करके बाहर निकल जाते हो तो ये समझ जाओ आपको गाइस जीवन जीने की एक कला आपके अंदर है, तो उन्हें कहा जाएगा आर्ट ऑफ लाइफ। तो वही मेरे प्यारे भाई लिखा गया, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरे प्यारे भाई अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, अपने सपने को पूरा करने का, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके इस हौसले को मात दे सके। बस आपके अंदर ये हौसला लगातार बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। अगला आपके सामने परमाणु बम का विकास किसने किया? सही आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था। अगला है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एडवर्ड टेलर के द्वारा। नेक्स्ट है आपके सामने लेसर का आविष्कार किसने किया? मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा टी एच मैमन के द्वारा लेसर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। वर्षा की अम्लता जो है जी पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। पीएच कहते हैं ना, पीएच मान कितना है, तो पीएच के द्वारा गाइस वर्षा की अम्लता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है? सही आंसर हो जाएगा नोल और रुस्का। यहाँ पर रुस्का लिखा हुआ है, रुड़का नहीं है, रुस्का आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाली व्यक्ति कौन है? सही आंसर हो जाएगा बेबेज। मेरे प्यारे भाई कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। याद रखना चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटले के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा और स्टेट के द्वारा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई आपका ग्राहम बेल, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्राहम बेल। अगला है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रॉडशा। स्कूटर के आविष्कारक कौन है माय डियर फ्रेंड्स? ब्रॉडशा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? फर्मी यहाँ पर कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा या फिर एनरिको फर्मी कहा जाए। अगला वायरलेस के आविष्कारक कौन है, या वायरलेस के आविष्कार किसने किया? या मेरे प्यारे भाई अगर आपसे कहा जाता है रेडियो की खोजकर्ता आविष्कारक कौन है? सही आंसर होगा आपका मार्क रोनी। अगला है आपके सामने मेडिकल डॉक्टर्स द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा आपका स्टेथोस्कोप का। सही आंसर होगा आपका स्टेथोस्कोप का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका वाटर पेन। वाटरमैन जो है मेरे प्यारे भाई इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। अगला गाइस की विलहेल्म रॉन्टसन ने आविष्कार किया था। सही आंसर हो जाएगा एक्सरे मशीन का, एक्सरे मशीन का गाइस जो
आविष्कारक ये हैं विल्हेल्म रॉन्टसन, क्योंकि इन्होंने गाइस एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट है आपके सामने टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सही आंसर होगा आपका सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है पायरोमीटर, निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान। पायरोमीटर जो है गाइस, इसके द्वारा हम उच्च तापमान का मापन करते हैं। हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता जो है मेरे प्यारे भाई ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो गाइस समान रूप से तापमान बनाए रखने का कार्य है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का। अगला है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की गई थी गाइस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस के दाब की माप जो है मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। अगला आपके सामने सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका डेबी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है मेरे प्यारे भाई? डेबी आपका बिल्कुल सही होगा। आर्द्रता को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता जो है इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सही आंसर होगा। अगला कि किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका अल्टीमीटर का। अगला सिस्मोग्राफ डैश 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 का पता लगाने के लिए उपयोगी है। सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जो है मेरे प्यारे भाई ये सिस्मोग्राफ के द्वारा पता चलती है। भूकंप की तीव्रता आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि क्यूबरेटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना ये क्यूबरेटर का गाइस उपयोग करता है इसको। अगला रेक्टिफायर का प्रयोग है गाइस, ये एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को हम जो गाइस प्रयोग करते हैं उस उपकरण को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा आपका एक्टियोमीटर कहा जाता है सूर्य के किरणों की तीव्रता को मापने के लिए। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है मेरे प्यारे भाई? एक जो गाइस जो चक्का है अगर वह चल रहा है घूम रहा है तो उसको गाइस हम स्टेथोस्कोप के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने रडार का उपयोग में आता है। रडार जो है मेरे प्यारे भाई ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग में आता है। सही आंसर होगा आपका ये। अगला है कि कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर होगा आपका स्टेथोस्कोप। अगला यस चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? जो गाइस चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम है ये किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? यस चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है। अगला है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर होगा आपका परमाणु को। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु को। नेक्स्ट है आपके सामने पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर का जो प्रयोग है गाइस ये उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस कि कुलीस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सही आंसर होगा आपका एक्स-रे। नेक्स्ट है आपके सामने वायुयान का आविष्कारक है। सही आंसर होगा आपका राइट ब्रदर्स। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा उसे कहा जाता है डिक्टाफोन। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर होगा आपको वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपके सामने ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। सही आंसर हो जाएगा आपका आइडियोमीटर। फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है तो समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? सही आंसर होगा एकर्ट एंड मैस्ली के द्वारा। थर्मोस्टेट का जो इस प्रयोजन है ये तापमान को स्थिर बनाए रखने में होता है। अगला है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, या कहा जाए तो व्हीट स्टोन से उसे क्या मापा जाता है? प्रतिरोध का मापन किया जाता है। गाइस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अति लघु समयांतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही कम समयों को मापने के लिए हम परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति में होते हैं तो याद रखना 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में। नेक्स्ट है आपके सामने एक माइक्रोन बराबर होता है। सही आंसर होगा आपका मेरे प्यारे भाई उसका 1000वां भाग यानी 1000वां मिलीमीटर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर। नेक्स्ट है आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक नॉटिकल मील बराबर कितना होगा? एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर बराबर एक नॉटिकल मील या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
नेक्स्ट है आपके सामने एक फायदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। सही आंसर होगा एक फायदम मीटर। अगला एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 1.61 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। अगला एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर एक माइक्रोन। नेक्स्ट है आपके सामने एक किलोग्राम राशि का वजन जो होता है मेरे प्यारे भाई, ये 9.8 न्यूटन होता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला आपके सामने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका 0.51 MeV। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.24 किलो कैलोरी होती है आपका। नेक्स्ट ये आपके सामने डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है आपके सामने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बैटरी। बैटरी की खोज जो है मेरे प्यारे भाई, ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा की गई थी। तेल के एक बैरल जो है लगभग किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। अगला वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता है, यानी गाइस उनके बेटे और उनको दोनों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? सही आंसर हो जाएगा आपका विलियम हेनरी ब्रैग, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट ये आपके सामने राडार के आविष्कारक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट वॉटसन। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा आपका बैरोमीटर। पायरोमीटर से हम किसको मापते हैं? तो तापक्रम को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तारों के मध्य की दूरी मापने की इकाई है मेरे प्यारे भाई प्रकाश वर्ष, जो कि गाइस दूरी मापने की है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था तो आइंस्टीन ने। अगला आपके सामने डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार जो है किसने किया? सही आंसर होगा आपका गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्लाइट रिकॉर्डर की तकनीकी दृष्टि से आप क्या कहेंगे? सही आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो है गाइस, ये फ्लाइट रिकॉर्डर की तकनीकी दृष्टि को सामान्य रूप से अपने पास रखता है। नेक्स्ट है उड़ान अभिलेखी की तकनीकी का नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स या काला बॉक्स, आपका ये भी सही होगा। नेक्स्ट है कि एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका पवन वेग का। नेक्स्ट है एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं मेरे प्यारे भाई? सही आंसर हो जाएगा आपका 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट है कि कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सबसे अधिक सुविधाजनक होता है? लाल एवं हरा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा काले रंग का, याद रखना। अगला आपके सामने है कि कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि गाइस जो पीला प्रकाश है ये कोहरे को भेज देता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती का गाइस ज़्यादातर काम आता है। गाइस यानी कि कहा जाए तो ठंडियों में कहते हैं ना कि कोहरा लाइट लगवा लीजिए, तो कोहरा लाइट जो है मेरे प्यारे भाई ये पीले कलर की होती है और इसका कारण है मेरे प्यारे भाई की पीली बत्तियां इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि गाइस वो सड़क को साफ कर सके, कोहरे को गाइस भेज सके। अगला है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, यहाँ से आप श्वेत प्रकाश को जब गुजारेंगे तो यहाँ से गाइस ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, जिनके क्रम को हम VIVGYOR यानी विबग्योर के नाम से याद रखते हैं इनके क्रम को। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। जब लाल कांच को अगर आप अधिक देर तक गाइस गर्म करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे हरा दिखाई देने लगेगा, याद रखना। प्रकाश का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तो गाइस ये निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। अगला सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका 7 होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? सही आंसर हो जाएगा आपका काला। अगला गाइस क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? सही आंसर हो जाएगा लाल, नीला और हरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा? सफ़ेद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम 2-4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अगला कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा उसका फिल्म। अगला कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर। अगला आइरिस का काम क्या होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। अगला कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो सही आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा।
मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और 500 क्वेश्चंस गाइस आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताना। अगर गाइस आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। डर गम डर जो भी है बस तेरे ही अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। मेरे प्यारे भाई, ये लाइन ही नहीं बल्कि यह बात सच है। जो भी डर है, दर्द है, गम है, ये बस तेरे अंदर ही है। अगर गाइस आप इन दर्द या डर गम इन सभी से गाइस अगर आप निकल जाएंगे तो ये आप समझेंगे कि हाँ, मैं भी एक सिकंदर हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरी प्यारी भाई, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए कुछ कर दिखाने का, अपने सपने को पूरा करने का। वो आपके अंदर आग से लगनी चाहिए। आज की इस क्लास में गाइस आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, जैसे भी हो गाइस, अच्छी भली बुरी जो भी हो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो मेरे प्यारे भाई, मैंने तेज़ी से पढ़ाया है, अगर कहीं कुछ क्वेश्चंस में गलती हो गई हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ कर दीजिएगा मेरे भाई। मैंने कम समय में क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश की, तो कम समय में आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की बात करें तो लगभग 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके। 507 या 8 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट किए हैं। मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अगर आप मेरे प्यारे भाई इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर देते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कृपया इस क्लास को अपने मित्र तक भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, अगर आपने पूरी क्लास देख ली है शुरू से अंत तक, तो ये मैं दावा कर सकता हूँ गाइस कि आपके एग्जाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने के मैं दावे कर सकता हूँ। 8-10 क्वेश्चन आपके फंसने के पूरे चांस इस क्लास से हैं। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।